करप्शन के चार्जेस नहीं थे, डिफाइंग ऑफ कोर्ट ऑर्डर के चार्जेस थे। जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो गलत तरीके से था। हमने स्टे दिया था और ये कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का अवमान नवाब मलिक ने किया है। उसी कोर्ट के सामने मामला गया, कोर्ट ने उसका कॉन्ग्लिजेंस नहीं लिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसी कोर्ट के सामने रखा जाता है या उससे ऊपर की कोर्ट में। किसी कमीशन को, लोक आयुक्त को ये अधिकार नहीं कि कंटेम्प्ट पर वो किसी पे आरोप मढ़े। फिर भी हमने कमीशन को झेला, कमीशन के सामने चीज़ें रखी और उसमें आचरण को लेके हर दिन लोगों को मिलना, लोगों की बातें सुनना, लोगों के लिए काम करना, ये आचरण जो है ये करप्ट है, इस तरह के चार्जेस लगे। लेकिन डिफाइंग कोर्ट ऑर्डर का ही हम पे मामला उठाया गया। हमने इस्तीफ़ा दिया, रिपोर्ट आई और 2008 में दोबारा मंत्री हम बने। लेकिन जो जरीवाला चाल में 12 वर्सेस 250 लोगों की लड़ाई थी, वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक ने या उस समय के मंत्री ने जो आदेश दिए थे वो सही है, उस आदेश का पालन हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। लेकिन देवेंद्र जी से सीधा मेरा सवाल है, क्या 5 साल तक राज्य के मुखिया थे, गृह विभाग आपके पास था और शायद पूरा महाराष्ट्र जानता है, सबसे मुखर कोई देवेंद्र जी के कामकाज पे या पिछली सरकार पे सवाल उठाता था, उसका नाम नवाब मलिक है। और देवेंद्र जी आप शायद भूल गए कि जिस दिन आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उसी दिन एक प्रेस में मैंने कहा था कि नकली देवेंद्र कौन घूम रहा है शहर में। आपको चेताया था मैंने। आपका भाई इस शहर में होटलों में क्या कर रहा था उसकी जानकारी हमने दी थी। आप जब चेंबूर वालों के घर पे जाते थे, हमने आपको चेताया था एक बार कि यहाँ मत जाइए। हमने कभी व्यक्तिगत वेंडेटा की राजनीति नहीं की। अगर उस समय उस होटल के फुटेज अगर मैं जारी कर देता तो शायद लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। आप कह रहे हैं कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के संबंध है। अगर इतने हमले करने के बाद भी आप खामोश रहे, हमें लगता है कि एक राज्य का मुखिया अगर उसको जानकारी मिले कि कोई व्यक्ति, नेता किसी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसी समय कार्रवाई करते और मुझ पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमें लगता है कि जो सच्चाई सामने आ रही है उसको लेकर कोई हवा में तीर मार देने से मामला बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं देवेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में इस शहर में मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग होती है कि शहर में पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं, शहर में क्या क्या चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, 4 सीजन होटल में लगातार ड्रामा लेट्स प्रेडेट मैक इस तरह की पार्टी का आयोजन होता रहा। उस पार्टी का आयोजक कौन है? वो पार्टी में एक एक टेबल की कीमत 15 लाख रुपए होती थी। रात भर
जश्न चलता था। 15-15 करोड़ रुपए की पार्टी का आयोजक कौन था? क्या आपको जानकारी नहीं थी? और आपके रहते हुए पार्टी चल रही थी, सरकार बदलने के बाद पार्टी बंद हो गई। इस पे आज मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि ये पार्टी का आयोजक कौन? क्या आपकी जानकारी नहीं थी कि 15 करोड़ रुपए की पार्टी चल रही है? क्या आपका पुलिस या तंत्र ये पूरी तरह से कमज़ोर था? ये सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये कहना कि वानखेड़े पर दबाव मैं इसलिए बना रहा हूं कि दामाद का केस हल्का हो जाए, 8.5 महीने तक उस मामले पे कभी मैंने कोई भी वक्तव्य नहीं किया। लगातार आप लोग बोलते रहे कि इनका दामाद ड्रग के केस में बंद है, लेकिन कोर्ट ने जमानत दी। पिछले महीने की 13 तारीख को वो ऑर्डर सामने आई, उसे फंसाया गया, ये साफ है। न्यायालय में लड़ाई चल रही है, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो जानकारी मुझे है कि वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया, उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। उस प्राइवेट आर्मी में किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्रेक्चर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा, हीलू पठान, ये सारे लोग आपके प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। और प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार भी करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है, और धड़ल्ले से बड़े मामले इस शहर में चल रहे हैं। और मैंने लगातार कहा कि वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। आर्यन खान के मामले में जो साली का बयान है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था। सैम डिसूजा सामने आ गया है, वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी। सैम डिसूजा भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लेयर है। इतने दिन से सैम डिसूजा का नाम चर्चा में है, वो कभी सामने नहीं आया। इसे भी सिखा के समझा कर भेजा गया, और वो कह रहा है कि एनसीबी के लोग उसमें नहीं थे। तो एनसीबी के कार्यालय में किरण गोसावी क्या कर रहा था? एनसीबी के डायरेक्टर के पीछे पोर्ट पे किरण गोसावी कैसे खड़ा था? कैसे 13 लोगों की तस्वीरें चिन्हित करने के लिए सभी को बांटी गई थी? किस तरह से डीजी एनसीबी कह रहे थे 3 तारीख की रात में कि देश के इतिहास में पहली बार मिड समंदर में एक कार्रवाई हुई है। दावा किया जा रहा था कि 15 दिन से प्लानिंग चल रही थी। पूरा फर्जीवाड़ा ये जो है, ये वानखेड़े रच रहा था। हमने पहले दिन से गोसावी पे सवाल खड़े किए, भानुशाली पे सवाल खड़े किए, हमने फ्लेचर पटेल पे सवाल खड़ा किया, हमने 3 लोगों को क्यों छोड़ा ये सवाल खड़ा किया। लेकिन हर बार सत्यमेव जयते कर कर भागने लगे। ये फर्जीवाड़े का खेल ये छोटा मोटा नहीं। 15 of 2020 एक केस समीर वानखेड़े के आने के बाद एनसीबी ने दर्ज किया है। उसी केस में सारा अली खान को हाजिर कराया गया। उसी केस में श्रद्धा कपूर को बुलाया गया। उसी केस में दीपिका पादुकोण को बुलाया गया। सारी फिल्म इंडस्ट्री को 15 of 2020 की केस में बुलाया गया। आज तक ना वो केस बंद हो रहा है,
ना चार्जशीट हो रही है। ऐसा क्या है कि 14 महीने तक कोई केस बंद ही नहीं होता है। इसी केस के तहत हजारों करोड़ रुपए वसूली गए और हमने कहा कि उगाही मालदीव में हुई है। 2 तस्वीरें हमने डाली, एक दुबई की, एक मालदीव की। ये कह के भाग जाना कि मैं दुबई कभी नहीं गया। बहन दुबई गई थी, आप मालदीव में थे। मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता। इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम कि इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। ज्ञानेश्वर जी टीवी पे आते हैं, बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। एक अपराइड अफसर, वे सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो लाख रुपए की पतलून पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है। ऐसे ही सारे ईमानदार इस देश में हो जाए, हम कामना करते हैं कि ईमानदारों का जीवन शैली इसी तरह से बने। मैं फिर आज अपनी बात पे कायम हूँ कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है, फर्जीवाड़ा किया है। जांच होनी चाहिए, कड़ियां जुड़ रही हैं, उगाही का मामला चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि बोलने से रोका जाए। सवाल उठाए जा रहे हैं कि नवाब मलिक बोल रहा है। मैं आप लोग को बता दूं, जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने अपने भाषण में कहा एक सेमिनार में कि राइट टू डिसन, राइट टू क्रिटिसाइज, ये फंडामेंटल राइट है। अगर क्रिटिसाइज नहीं होगा, डिसेंट नहीं रहेगा, तो राज्य पुलिसिया स्टेट बन जाएगा। पुलिसिया स्टेट इन्होंने बनाया। 2 ग्राम 5 ग्राम के केसेस बनाए। 26 मामले हमने रखे हैं जिसमें अपने पास से रख कर लोगों को फ्रेम किया गया। एनसीबी का जो काम था कि आज तक कोई तुमने पकड़ा, तो कहाँ से ये आया, इस तक आप क्यों नहीं पहुँचे? आज तक क्यों नहीं आपने लोगों को, बड़े लोगों को पकड़ने का काम किया? आज साथियों, मैं और एक जानकारी दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र के JNPT पोर्ट पर 3 कंटेनर 51 टन पॉप सीड, जो पोस्ता होता है, अफीम का बीज होता है, वो 15 दिनों से पोर्ट पर है। हम जवाब चाहते हैं DRI से कि 15 दिन में आपने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया? क्यों NDPS का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? भयंकर खेल इस देश में चल रहा है। चाहे मुंदड़ा पोर्ट पे ड्रग पकड़ी जाए, NIA के बाद जांच चली जाए, धंधे बस्ते में चली जाए। पिछले 10-12 दिन पहले एक केस आया था ड्रग का, वो भी 8 दिन के बाद उजागर हुआ। आज 51 टन पॉप सीड वहाँ पड़ी है, उसके लेकर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, केस दर्ज नहीं हो रहा है। पूरा खेल ड्रग का कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं चलता, और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से देश को उलझाया जा रहा है। ड्रग पूरी तरह से ख़त्म हो, हम साथ में लोगों के हैं, लेकिन अगर राजनीतिक संरक्षण में ड्रग का धंधा चलेगा, जिनको ड्रग रोकने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी वही ड्रग का धंधा करवाएंगे।
प्राइवेट आर्मी बना के उगाही करेंगे, ड्रग बेचने के लिए लोगों को खुला छोड़ेंगे, तो हमें लगता है लोगों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी एक घटनाक्रम और हुआ है। अनिल देशमुख जी कल गए, जब सारे लीगल मीन्स जो भी थे उनके पास, उन्होंने आजमाया और स्वयं हाजिर हुए। उन्हें भी फंसाया गया, उन्हें भी जो आरोप लगाने वाला था परमवीर सिंह, वो फरार है, और जिस पे आरोप लगाया गया, जो जांच को सहयोग करने के लिए हाजिर किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये सारी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, सरकार को बदनाम करने के लिए है, नेताओं को डराने के लिए है। हम ये साफ कह देते हैं कि फिर ट्वीट आ रहे हैं कि अगली बारी अनिल परब जी की है। ये नेताओं को डराना और सत्ता के दुरुपयोग का काम बंद हो। ठीक है, अनिल देशमुख जी को आपने गिरफ्तार किया है, कानून अपना काम करेगा। फर्जीवाड़े से लोगों को फंसाओगे, आज नहीं कल चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन परमवीर सिंह कहाँ है, इसकी जवाबदेही ये केंद्र सरकार की है। महाराष्ट्र से वो पंजाब चले गए, चंडीगढ़ चले गए, उसके बाद लौटे नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि वे विदेश में, तो भागने के तीन ही रास्ते हैं। लुकआउट नोटिस के बावजूद कोई व्यक्ति देश छोड़ के या तो हवाई जहाज से जा सकता है, या रोड के रास्ते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से नेपाल वाया अगर वो गए हैं, तो तीनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। क्या अन्य लोगों की तरह भी परमवीर सिंह को भगाया गया, उनके जरिए झूठे आरोप लगा के सरकार को बदनाम करने का काम किया गया? इसका भी जवाब लोगों को, बीजेपी को देना होगा। मैं आज फिर एक आपको व्हाट्सएप चैट आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब लेडी डॉन का उल्लेख किया तो कहा गया कि हमारा भाई एक ईमानदार अफसर है, हम उसके कामकाज में ध्यान नहीं देते। मैं आपको एक व्हाट्सएप चैट अभी शेयर करता हूँ, जिसमें एडवोकेट जैस्मिन वानखेड़े, एक जो ड्रग के मामले में कोई गिरफ्तारी हुई होगी, उस केस से रिलेटेड वो व्यक्ति जैस्मिन वानखेड़े को मैडम एड्रेस भेजो करके कह रहा है। जैस्मिन वानखेड़े अपना विजिटिंग कार्ड, लोकल लोकेशन उसको शेयर कर रही हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट में वो उससे बात कर रही हैं कि क्या चल रहा है, पिटाई हो रही होगी। अगर एक अपराइट अफसर, उसकी बहन वकील है, तो किस तरह से जिन्हें एक्यूज बनाया जाता है उससे संवाद करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्राइवेट आर्मी का खेल था। उगाही के धंधे में ये सारे प्राइवेट आर्मी के लोग थे, और लेडी डॉन भी इस धंधे में शामिल थी। मैं आज फिर कह रहा हूं, निश्चित रूप से महाराष्ट्र, मुंबई की पुलिस जांच कर रही है। वानखेड़े भाग रहे हैं कि मुकदमा मामला सीबीआई को दे दो, एनआई को दे दो।